तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का फुल डिस्कशन। इससे पहले सेट 1 और 2 का डिस्कशन का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। ये सेट हम लोग एडिटोरिया के बुक से कर रहे हैं जो अभी हाल ही में निकाला गया है वॉल्यूम 1, और इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो आइए आज हम लोग सेट नंबर 2 का डिस्कशन करते हैं, सॉरी सेट नंबर 3 का डिस्कशन करते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर जरूर करें। इस सेट का वीडियो अपलोड करने से पहले आपको 1 घंटा पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है, तो वहां से आप सभी लोग बना सकते हैं। तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न, और इसमें कहा गया है कि वर्ष 1955 ईस्वी में गठित करवे समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? करवे समिति का संबंध लघु उद्योग से है, जिसका गठन 1955 ईस्वी में किया गया था। ग्राम तथा लघु उद्योग समिति भी इसे कहा जाता और इसे करवे समिति भी कहा जाता। इसकी स्थापना 1955 में किया गया। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? आजादी के समय पूछ रहा है कि देश की कितने परसेंट जो जनसंख्या था वह कृषि पर निर्भर था, तो 75% जनसंख्या इसका सही उत्तर है। चलिए देखिए अगला प्रश्न 3 नंबर, भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत 1969 ईस्वी में किया गया था। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1969। भारत में पशुधन में सर्वाधिक आय किसका है? पशुधन में सर्वाधिक आय जो है यह मुर्गी पालन में प्राप्त होता है। 4 का 2 हो जाएगा मुर्गी पालन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर कि निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म सही है, यानी किसका मिलान सही है? अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, यह कर्नाटक में है तो बिल्कुल ही सही है। यह कराई वेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, यह केरल नहीं बल्कि यह कराई वेट्टी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में है। उसके बाद है कि मगधी केरी संरक्षण रिजर्व, यह भी तमिलनाडु नहीं बल्कि यह कर्नाटक राज्य में है। और होकेरा आर्द्रभूमि स्थल यह जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। तो इसमें केवल 1 नंबर सही था, ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से 2014 में सम्मानित किया गया है। 6 का 3 हो जाएगा। और अगर बात करें कि 2024 में, तो 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। उर्दू भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता निम्न में से कौन सा है? तो उर्दू भाषा के क्षेत्र में जो सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था उस व्यक्ति का नाम है फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी को उर्दू भाषा के क्षेत्र में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगर यही पूछ दे कि कई बार आया भी है कि सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो जी शंकर कुरूप को, वह मलयालम भाषा के लिए दिया गया है। हिंदी में दिया गया सुमित्रा नंद पंथ को, और मराठी में विष्णु सखा खांडेकर को, और अंग्रेजी में सर्वप्रथम दिया गया अमिताभ घोष को। इस सभी नामों को याद रखना है। अगला प्रश्न है, होलकर ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किस खेल से है? होलकर ट्रॉफी का संबंध ब्रिज खेल से है। 8 का 3 हो जाएगा ब्रिज। और एक बहुत ही चर्चित नाम है मर्डेका। मर्डेका कप का संबंध किससे है? तो मर्डेका कप का संबंध फुटबॉल से है। प्रसिद्ध भजन सोपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो प्रसिद्ध भजन सोपारी का संबंध हो जाएगा संतूर से है। इसका 9 का 1 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा संतूर। और कभी कभी पूछता है कि संतूर वादक कौन है? तो शिव कुमार शर्मा यह संतूर वादक हैं। फिर पंडित रविशंकर का नाम आता है, तो पंडित रविशंकर एक सितार वादक थे। जाकिर हुसैन का संबंध तबला से हो जाएगा। पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी वादक है। और अहमद हुसैन खां का संबंध शहनाई वादक से है। पाखुपीला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पाखुपीला लोक नृत्य का संबंध मिजोरम से है। यह मिजोरम का एक लोक नृत्य है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, मौर्य काल में एग्रोनोमाई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित था? एग्रोनोमाई, यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार यह सेट में आ चुका है। तो एग्रोनोमाई अधिकारी का संबंध मार्ग निर्माण क्षेत्र से है। मार्ग निर्माण करने वाले अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था। न्याय दर्शन का संबंध निम्न में से किससे था? न्याय दर्शन का संबंध गौतम से हो जाएगा। गौतम न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे महर्षि गौतम, और गौतम के द्वारा ही न्याय सूत्र की भी रचना किया गया था। न्याय सूत्र की रचना किया था। सिकंदर साने की उपाधि से
जो धारण किया वो अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया था। 13 का 1 हो जाएगा। और इसका संबंध खिलजी वंश से है। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे? ये जो प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है और इनका संबंध देवराय द्वितीय से है। देवराय द्वितीय से है। इनके दरबार में श्रीनाथ रहते थे और श्रीनाथ के द्वारा ही एक पुस्तक की रचना किया गया है, जो पुस्तक का नाम है श्रृंगार नैवेद्यम। श्रृंगार नैवेद्यम पुस्तक की रचना श्रीनाथ के द्वारा किया गया है। निम्न में से किसने बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में सैवानी खान ने पराजित किया था। सैवानी खान ने बाबर को पराजित किया था। और सर-ए-पुल का युद्ध कब हुआ? तो यह 1502 ईस्वी में सर-ए-पुल का युद्ध हुआ था। बाबर और सैवानी खान के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सैवानी खान ने बाबर को हराया था और इसी युद्ध में उज्बेकों ने तुगलमा युद्ध नीति का उपयोग सैवानी खान के द्वारा किया गया था। तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग सैवानी खान के द्वारा किया गया था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो उस समय मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खां को बनाया गया था। बक्सर का युद्ध जो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था, इस बक्सर के युद्ध के बाद 2 इलाहाबाद की संधि हुआ। एक हुआ 12 अगस्त 1765 को और दूसरा जो इलाहाबाद का संधि हुआ वह 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुआ था। तो यह तो मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खां को बनाया गया और वहीं साथ ही साथ बिहार का उप दीवान सिताब राय को बनाया गया था। इसको भी देख लेना एक बार। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? स्थानीय शासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है और इसकी स्थापना 1882 ईस्वी में रखा गया था। और अगर बात करें कि लॉर्ड रिपन का कार्यकाल अगर देख ले तो इसका कार्यकाल 1880 से लेकर के 1884 ईस्वी तक है। चलिए देखिए 18 नंबर, भारतीय भाषाओं में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ये जो 1857 के जो क्रांति हुआ था, लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खान। 18 का 2 हो जाएगा सैयद अहमद खान। और वह पुस्तक का नाम था असबाब ए बगावत हिंद, जो 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। और यहीं से एक चीज और प्रश्न पूछता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किसने किया था? तो ये लागू किया था लॉर्ड लिटन ने लागू किया था और इसको निरस्त कर दिया था लॉर्ड रिपन ने। तो 19 का 4 हो जाएगा। निम्न में से किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषता है? यह कथन भगत सिंह का था। भगत सिंह का था। 20 का 2 नंबर हो जाएगा। और भगत सिंह के द्वारा ही नौजवान सभा की स्थापना 1926 ईस्वी में किया गया था। नौजवान सभा की स्थापना। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्न घटनाओं का कालक्रम क्या है? तो कालक्रम देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद फिर अहमदाबाद का मिल हड़ताल यह 1918 ईस्वी में हुआ, लेकिन यह फरवरी में हुआ था। और खेड़ा आंदोलन भी 1918 में हुआ, लेकिन यह मार्च में हुआ था। मार्च 1918 में हुआ। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुआ और यह 22 तक चला। तो सबसे पहले आ जाएगा 1 नंबर चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, यानी क्रमबद्ध तरीके से ही है। तो 21 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो कोई भी घटना उसका डेट याद रहेगा तो आपको प्रश्न आसानी से बन जाएगा। तो सभी घटनाओं को डेट याद रखना बहुत जरूरी है। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं किया गया था? तो इसके पंचाट में बौद्धों को जो है अलग या पृथक निर्वाचन क्षेत्र या आरक्षित सीट का आवंटन नहीं किया गया था। 22 का 1 नंबर हो जाएगा, बल्कि उसमें सिख और मुस्लिम को दिया गया था। और ये जो है मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट, इसकी घोषणा जो 16 अगस्त 1932 ईस्वी को किया गया था। और यह डेट भी कभी कभी पूछता है। संसद के द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानून को भारत में किस दिन से लागू किया गया था? 3 नए आपराधिक कानून को भारत में 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया। 1 जुलाई 2024 से इसको लागू कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? आईसीसी का वर्तमान में नया अध्यक्ष जय शाह को बना दिया गया है। 24 का 2 हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर, हाल ही में राष्ट्रीय आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हुए और इसे किस तिथि को लागू किया गया था? ये जो आपातकाल था वह 25 जून 1975 को लागू किया गया था। और 25 जून को है 25 जून 1975 को, और 25 जून को ही संविधान हत्या दिवस के रूप में
मनाए जाने का घोषणा किया गया है और इस दिन ही सर्वप्रथम आपातकाल को लागू किया गया था। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत का रैंकिंग क्या है? तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 129 हो जाएगा। 129, 26 का 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार दिया गया है? राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार से संजना ठाकुर को सम्मानित किया गया है। संजना ठाकुर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 को 4 विषयों में बांटा गया है, निम्न में से कौन सा एक विषय उसमें शामिल नहीं है? 2024-25 में जो बजट है उसको 4 भागों में 4 विषयों या फिर 4 भागों में बांटा गया है, तो उसमें से कौन सा शामिल नहीं, यही चुनना है। इसमें से शिक्षा को शामिल नहीं किया गया है, 28 का 2 हो जाएगा, बल्कि रोजगार, कौशल, मध्य वर्ग है और फिर एक MSME को शामिल किया गया है, यानी MSME, ये चारों को शामिल किया गया, शिक्षा नहीं है। केंद्रीय बजट 2024-25 में किस टैक्स को समाप्त किए जाने की घोषणा किया गया है? केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत एंजल टैक्स को समाप्त किए जाने की घोषणा किया गया है। और ये एंजल टैक्स क्या है? तो एंजल टैक्स सरकार के द्वारा स्टार्टअप पर जुटाई गई फंडिंग पर लगाया जाता है। हाल ही में ओडिशा तथा बंगाल के तटीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले चक्रवात दाना का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? दाना चक्रवात का नामकरण कतर के द्वारा किया गया है। कतर के द्वारा किया गया है और इससे प्रभावित जो क्षेत्र था वो था ओडिशा और बंगाल का तटीय क्षेत्र। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या था? तो इसका थीम था स्वयं और समाज के लिए योग। स्वयं और यानी खुद और समाज के लिए योग। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किस केंद्रीय बल के द्वारा चलाया गया एक बचाव अभियान है? ये जो अभियान था ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ये रेलवे सुरक्षा बल RPF के द्वारा चलाया गया एक अभियान है। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया गया है? प्रोजेक्ट परी का शुभारंभ सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया। 33 का 2 हो जाएगा। इसका दोस्तों उद्देश्य यह है कि हजारों वर्षों की कलात्मक विरासत से प्रेरित सार्वजनिक कला का प्रदर्शन करना, यही इसका उद्देश्य था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व में पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टर के द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण किया गया है, ब्रेन इम्प्लांटमेंट किया गया है? तो यह किस देश के डॉक्टर के द्वारा किया गया है? तो यह ब्रिटेन के डॉक्टर के द्वारा किया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितना पदक अपने नाम कर लिया है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने अपने नाम कुल 6 पदक कर लिया है, यानी भारत के द्वारा 6 पदक प्राप्त हुआ है। केंद्र सरकार के द्वारा संविधान हत्या दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा किया गया है? तो हम इसके पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं और यह संभवतः सेट 2 के भी सेट में क्वेश्चन था यह कि सर्वप्रथम इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा या फिर इंदिरा गांधी के द्वारा 25 जून 1975 ईस्वी को आपातकाल की घोषणा किया गया था। देश में आपातकाल को लगाया गया था। तो इसी 25 जून को ही संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा किया गया है। बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन नीतीश मिश्रा के द्वारा किया गया। नाम में कंफ्यूजन नहीं करना है, नीतीश कुमार नहीं बल्कि नीतीश मिश्रा के द्वारा किया गया है और यह बिहार के उद्योग मंत्री है। यह उद्योग बिहार सरकार के उद्योग मंत्री हैं नीतीश मिश्रा। देश में सबसे चौड़े रेल सड़क पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? देश का सबसे चौड़ा रेल सड़क पुल का निर्माण काशी में किया जा रहा है। काशी में किया जा रहा है। 38 का 4 हो जाएगा। हाल ही में किस बीमारी को WHO के द्वारा स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित किया गया है? तो WHO के द्वारा मंकी पॉक्स को आपातकाल के रूप में घोषित किया गया एक बीमारी है। 2024 T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया गया है? 2024 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह को घोषित किया गया है। तो किसमें? T20 के मैच में। यहाँ पर पूरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। केंद्र सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन योजना की समय सीमा को कब तक बढ़ाए जाने की घोषणा किया गया है? तो इसका जो समय सीमा था उसको मार्च 2025 तक बढ़ाया जाने का घोषणा कर दिया गया या फिर बढ़ा दिया गया है। और बाकी सभी तो ऑप्शन 24 है, तो यह तो होगा यानी बल्कि 25 होगा। हाल ही में कुल कितनी महिलाओं को 2025 का पद्म पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है?
2025 में कुल 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने का घोषणा किया गया, जिसमें से अगर बात करें कि महिलाओं को कितना दिया जाएगा तो महिलाओं को दिया जाएगा 23 महिलाओं को दिया जाएगा। और यहीं से कल के भी सेट में एक प्रश्न था कि बिहार में कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा, तो बिहार में कुल 7 व्यक्तियों को दिया जाएगा। इस 139 में से 7 व्यक्ति को पद्म विभूषण दिया जाएगा, 19 व्यक्ति को पद्म भूषण दिया जाएगा और 113 व्यक्ति को पद्म श्री दिया जाएगा। 7 को पद्म विभूषण, 19 को पद्म भूषण और 113 को पद्म श्री। बस ये नंबर याद रखना है, 7, 19, 113। गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? गुरु दक्षिणा शब्द में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास है, 43 का 3 है। चलिए देखिए 44 नंबर, भाषा के सबसे छोटी इकाई निम्न में से क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई हो जाएगा वर्ण। वर्ण इसका सही उत्तर है। और हिंदी वर्णमाला की अगर बात करें तो इसमें कुल वर्णों की संख्या 52 होता है, 52 वर्ण है, जिसमें से 11 स्वर है और 41 व्यंजन। चलिए देखिए 45 नंबर, अत्यावश्यक किस संधि का उदाहरण है? तो यह यन संधि का उदाहरण है। अंधे के हाथ में बटेर लगना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो अंधे के हाथ में बटेर लगना, इसका अर्थ होता है कि बिना परिश्रम की सफलता मिल जाना। 46 का 4 हो जाएगा। आगे देखिए कि निम्नलिखित वाक्यों में किस में अकर्म क्रिया प्रयुक्त किया गया? अकर्म क्रिया का उपयोग शिशु सो रहा है या इसमें किया गया? 47 का 3 है। 48 देखिए, इसका साइनोनेम्स पूछ रहा है तो इसका साइनोनेम्स हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 49 देख लीजिए, 49 में डायरेक्ट इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट पूछ रहा है तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड। 50 में फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है तो इसमें भरना यहाँ पर। तो सिंस द कीज आर विथ माई मदर आई यू में यू मनी, तो यहाँ पे डैश की जगह क्या होगा? तो डैश की जगह यहाँ भरा जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैन नॉट लेंड यू मनी। चलिए देखिए 51 नंबर के निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व से देने की घोषणा किया गया था? तो यह 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट या इस 1793 ईस्वी का अधिनियम के तहत यह कहा गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के मेंबर या कर्मचारियों का जो वेतन है वह भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी के तहत इसको जोड़ा गया है। अगर बात करें कि पंचायती की, तो पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी के तहत उसको जोड़ा गया था। पंचायती राज में कार्य करने के कुल 29 विषय है और नगरपालिका में कार्य करने के कुल 18 विषय है और 12वीं अनुसूची का संबंध न्यायपालिका से है और 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से है। फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, चंद्रनगर, यमन और करिकेल को भारत को कब सौंप दिया था? तो इसने भारत को नवंबर 1954 को भारत को सौंप दिया, फ्रांस ने अपनी सभी बस्तियों। चलिए देखते हैं 55 से। अब यहाँ पर 54 से यहाँ पर साइड में थोड़ा कट रहा है तो हम क्वेश्चन नंबर को हाइड कर देते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? इन चारों में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वह वस्तुओं की रक्षा करना यह एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इसका उल्लेख अनुच्छेद 49 में किया गया और यह एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है, डीएसपी का भाग है। यह मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे जोड़ा गया और इसका उल्लेख भाग 4 के क में है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 51 के क में किया गया है। फिर यहाँ से एक और प्रश्न पूछता है कि मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? तो इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के तहत इसको जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 55 में देख लीजिए कौन सही है, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा के संरचना का उल्लेख 80 में है। राज्यसभा का सभापति एवं उप सभापति का उल्लेख अनुच्छेद 89 में किया गया है। जब राज्यसभा के सभापति या उप सभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो यह पीठासीन नहीं होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है। तो सभी अनुच्छेद और उससे संबंधित वाक्य सब सही है। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? वह हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे कम
मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र है। और सबसे ज्यादा पूछ देगा तो सबसे ज्यादा मल्काजगिरी है। मल्काजगिरी सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र है, सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख और सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा वाला क्षेत्र चांदनी चौक दिल्ली है। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि अंतर्राज्यीय परिषद की एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 63 में किया गया है और इसकी स्थापना सरकारी आयोग की सिफारिश पर किया गया था या अनुशंसा पे किया गया है। तो बाकी सभी ऑप्शन ठीक है, बाकी 3 नंबर गलत है। चलिए देखिएगा दोस्तों 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देशिका में उल्लेखित है? सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देशिका में सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन और संसूचित नागरिकता, लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुत्ता, इन सभी बातों को उसमें उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए देखिए 59, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? जब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 दोनों में किया गया है। तो 59 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, 64 और 89 दोनों में इसका उल्लेख या जिक्र किया गया है। यहाँ से एक और प्रश्न पूछता है, क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का मेंबर होता है या नहीं, और फिर इसे मतदान का अधिकार है या नहीं? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है और इसे मतदान देने का अधिकार नहीं होता है। जब उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है तो यह किस में लाया जाता है, लोकसभा में या राज्यसभा में? तो उपराष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा में लाया जाता है। निम्नलिखित में किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 29 है, कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या 28 है और गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या 26 है और राजस्थान में 25 है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए देखिए 61 नंबर, अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ने वाले जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? इन दोनों को जोड़ने वाली जल संधि है मलक्का जल संधि, जो अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा जल क्षेत्र वाला देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जल क्षेत्र वाला देश है कनाडा। कनाडा के पास जो है जल क्षेत्र, जो जल का जो क्षेत्रफल है वो सबसे अधिक है। पृथ्वी पर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कितने डिग्री अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र 45 से लेकर 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच में फैले हुए क्षेत्र को ही शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। जो उत्तर और दक्षिण दोनों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का अगर बात करें कि सबसे हल्का ग्रह, वह हो जाएगा बुध। सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह है। विश्व को कितने समय जोन में बांटा गया है? विश्व को, पूरे वर्ल्ड को 24 समय जोन में बांटा गया है। चलिए आगे देखिए 66 नंबर, ब्लैक फॉरेस्ट निम्नलिखित में से किस पर्वत का उदाहरण है? ब्लैक फॉरेस्ट, यह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण हो जाएगा। 66 का 3 नंबर है। और ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? तो यह जर्मनी में पाया जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में पाया जाता है। एक है सॉल्ट रेंज, ये जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में उपस्थित है या फिर स्थित है। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी हो जाएगा हुगली नदी। हुगली नदी 67 का 1 नंबर है। जो हुगली नदी है, जो यह गंगा की एक शाखा है। गंगा नदी से पश्चिम बंगाल में 2 शाखाओं में बंट जाती है, एक हुगली और दूसरी भागीरथी। 68 में सूची 1 का 2 को मिलान करना है। तो आइए देखिए, एक तरफ स्थानांतरित कृषि है और दूसरी तरफ विभिन्न क्षेत्र दिया गया है। रोका कृषि यह ब्राजील में होता है। उसके बाद फिर है खील, यह हिमालय पट्टी में उगाई जाने वाले या फिर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि है। झूमिंग कृषि यह उत्तर पूर्वी भारत में होता है और मिल्पा कृषि मैक्सिको में होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका सही उत्तर RSPQ कहाँ पर है? तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर 3 में है, 3 में हो जाएगा। प्रीडेटर्स के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं? तो इसके अंतर्गत द्वितीय और तृतीय दोनों क्षेत्र आता है। तो इसका हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो लद्दाख
जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। और ये जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान यह करीब करीब लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर पूछे कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे हेली नाम से भी जाना जाता है और यह उत्तराखंड राज्य में है। चलिए देखिए 71 कई बार प्रत्यारोपित पौधे नहीं उगते हैं, क्योंकि तो इसका वजह यह है कि अधिकांश बारीक जड़ें प्रत्यारोपित के दौरान नष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये पौधे नहीं उग पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इन तीनों में से कौन सा कथन सही है? तो वायरस में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी होती है, तो यही ऑप्शन सही है, बाकी सभी ऑप्शन गलत है। तो इसमें केवल एक नंबर सही है। आगे देखिए 73 है कि कटे हुए सेब का भूरापन कम कैसे किया जा सकता है। जो कटा हुआ सेब होता है उसमें कटने के बाद भूरापन हो जाता है, तो इसमें भूरापन नींबू के रस का उपयोग करके उस भूरेपन को कम किया जा सकता है। पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है? वो कौन सा पादप कोशिका है जिसमें स्वयं का अपना खुद का डीएनए होता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों में अपना खुद का डीएनए होता है और माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न कि आंख के सबसे बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? तो आंख के सबसे बाहरी भाग को कॉर्निया कहा जाता है। 75 का एक नंबर हो जाएगा। और इस कॉर्निया के पीछे ही एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। और आंख का रंग का मतलब आइरिस का रंग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है? कौन सा पाचक एंजाइम है जो अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है? तो वह हो जाएगा ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। अग्नाशय ग्रंथि से 3 एंजाइम निकलता है। पहला हो जाएगा ट्रिप्सिन, फिर होता है इमाइलेज और तीसरा लाइपेज। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख लक्षण संघ मोलस्का जंतु के अंतर्गत आता है? संघ मोलस्का जंतु के अंतर्गत इस संघ के जंतु का रक्त रंगहीन होता है, बिल्कुल सही है। और उत्सर्जन वृक्क के द्वारा होता है, यह भी सही है। और इसमें श्वसन गिल्स या टिनिडिया के द्वारा होता है। तो इसमें तीनों ऑप्शन जो है फुलफिल कर रहा है संघ मोलस्का जंतु के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 78 नंबर है, इसमें कहा गया है कि मानव शरीर का कौन सा अंग डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है? तो डिप्थीरिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें श्वास नली, डिप्थीरिया रोग में श्वास नली प्रभावित होता है। यहाँ पर देख लीजिए 78 का 4 होगा। 79 नंबर में मिलान करना है, सूची 1 का 2 को मिलान करना है। सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत हो जाएगा। और सबसे बड़ा कपि कौन है? तो सबसे बड़ा कपि हो जाएगा गोरिल्ला। सबसे बुद्धिमान कपि चिंपैंजी और सबसे छोटा कपि हो जाएगा गिब्बन सबसे छोटा कपि है। तो 79 का 1 नंबर हो जाएगा यहाँ पर RPQS। विटामिन 7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। 80 का 1 हो जाएगा। और विटामिन 2 तरह का होता है, एक तो होता है कि जल में घुलनशील और एक जल में अघुलनशील होता है। तो जल में घुलनशील B और C, और जो जल में नहीं घुलता है वह होता है ADEK, यह जल में अघुलनशील है। और जल में घुलने वाला BC। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और ऑक्टेन, इसको क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। आगे देखिए 82 नंबर, टूथपेस्ट दांतों के सड़न को किस प्रकार रोकता है? जो टूथपेस्ट होता है वो दांतों के सड़न को अतिरिक्त अम्लता को बेअसर करता है। जो हमारे दांतों में अतिरिक्त अम्ल आ जाता है उसको बेअसर कर देता है। तो 82 का 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से दही रखने की कौन सी विधि सही नहीं है? दही रखने का कौन सा जो विधि है वह गलत है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2, तांबे के बर्तन में रखना। तांबे के बर्तन में दही को कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तांबे का जो बर्तन होता है यह एक प्रतिक्रियाशील धातु है और जल्दी यह दही से रिएक्शन कर लेता है। तो इसका सही विधि कौन कौन सा है? तो स्टेनलेस स्टील के बर्तन में रखना, प्लास्टिक के बर्तन में रखना और कांच के बर्तन में रखना, ये तीनों सही विधि है। जल किसी भी अन्य तरल पदार्थ की तुलना में अधिक पदार्थों को घोल सकता है, क्योंकि यह प्रकृति में द्विध्रुवीय होता है, इसलिए 84 का 1 सही हो जाएगा। आगे देखिए 85 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है? तो इन चारों में से मेलामाइन जो है यह थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है।
85 का 4 होगा। आगे देखिए 86 नंबर, इसमें भी क्या कह रहा है कि निम्नलिखित धातुओं की क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही और आरोही क्रम तो आप लोग समझते ही होंगे, तो बस देख लीजिए। सबसे पहले आ जाएगा पोटेशियम, उसके बाद फिर हो जाएगा सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, तो 2 और 1, 2 1 हाँ 2 और 1, उसके बाद फिर होगा कैल्शियम, 2 1 3 4, 2 1 4 3, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए 87 नंबर कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में सीजियम और पोटेशियम दोनों का उपयोग किया जाता है। 87 का 4 होगा। आगे देखिए कि तरल नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिया गया और पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सा कथन सही है। यह एक रंगहीन, गंधहीन और गैर संक्षारक, गैर ज्वलनशील यानी जलने वाला नहीं और अत्यधिक ठंडा तरल पदार्थ होता है। तो बिल्कुल ही सही है। और इसे सतह में फैलते ही गायब हो जाता है, तो यह भी सही है। इसमें से दोनों कथन सही हो गए, इसमें दोनों कथन सही है दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। एक सरल लोलक के आवर्तकाल और प्रभावी लंबाई के बीच का संबंध क्या होता है, तो उस संबंध को दर्शाने के लिए उपयोग करते हैं टी समानुपाती रूट अंडर एल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सूची 1 का 2 को मिलान कीजिए। आइए मिलान करते हैं। मायोपिया, यह निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है और इसमें किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो मायोपिया में यानी निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्यों होगा। हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष, इसमें उत्तल लेंस का उपयोग होता है। प्रेस बायोपिया में द्विफोकल लेंस का उपयोग करते और दृष्टि वैषम्य में बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्यूपीएसआर। जब सूर्य की रोशनी बारिश की बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है और इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक घटनाएं जिम्मेदार है। इंद्रधनुष बनने के लिए कौन सी भौतिक घटना जिम्मेदार है, तो इसमें से सभी जिम्मेदार है। परावर्तन, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन, ये तीनों जिम्मेदार है। तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जिम्मेदार है। परावर्तन, अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है और ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। पदार्थ अपने आसपास के स्पेस टाइम को विकृत करता है। तो इसमें से पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत, सामान्य सिद्धांत की भविष्यवाणी है जिनकी अक्सर मीडिया में चर्चा की जाती है। तो यह सभी जो है भविष्यवाणी सही है, आइंस्टीन के द्वारा ही किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देखिए 93 नंबर है कि बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिलिंग, कार आदि में क्यों किया जाता है। तो बॉल बेयरिंग का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि पहिया और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र कम हो जाता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखिए ठंडे कक्ष में रखे गए फल लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, यानी कोई भी वस्तु को या फल को अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो काफी लंबे समय तक सुरक्षित या ठीक रहता है, खाने योग्य रहता है। तो उसका वजह यह है कि इसमें शोषण की दर कम हो जाता है। सिंपल सी बात है कि आप समझिए कि गर्मी में कोई भी अगर आप सब्जी या खाना बनाते हैं तो बाहर रखने पर वो जल्दी खराब हो जाता है, लेकिन उसे अगर फ्रिज में रखा जाता है तो वह लंबे समय तक वह चलता है या फिर 2-3 दिन तक वह ठीक ठाक रहता है, खाने लायक रहता है। तो उसका वजह यही है कि शोषण की दर कम हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परावर्तित करता है, तो सितार हो जाएगा। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। आगे देखिए 96 नंबर, तो 96 का यहाँ पर मैथ है, तो 96 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 होगा। इसका मिला लीजिएगा, आप लोग सभी लोग बना ही लिए होंगे क्योंकि इसका पीडीएफ हम 1 घंटा पहले ही अपलोड कर देते हैं। चलिए आगे देखिए 97 क्वेश्चन देख लीजिए एक बार आप सभी लोग, ठीक है। 97 का और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा 4.5 घंटा। आगे देखिए 98 नंबर, 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2.5% कमी हो जाएगा इसमें। 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3%। और अगला प्रश्न अंतिम 100, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 इसका शेषफल प्राप्त होगा 14 से भाग देने पर, तो इसका 2 सही है। तो चलिए यहाँ से हमारा आज का सेट नंबर 3 समाप्त होता है। इससे पहले भी दोनों सेट अपलोड कर दिया गया, आप सभी लोग जाकर देख लीजिए। और यहाँ से एक बार आप सभी लोग का नंबर कितना आता है सेट में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और आप सभी लोग को अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट जरूर करें, पसंद आने वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।